मार्केट में भेदभाव नहीं करता है, डिमांड सप्लाई के रूल के अनुसार चलेगा या मार्केट जरूरत के अनुसार चलेगा। और तुम अगर मार्केट को व्यक्ति के विवेक पर छोड़ दोगे तो भाई भतीजावाद क्रिएट करेगा, करप्शन को प्रोत्साहन मिलेगा। तो वैसे जो फ्री इकोनॉमी वाले होते हैं वो हमेशा इस बात को डिसलाइक करते हैं कि देखो भाई मार्केट में इस तरह की चीजें क्यों आएगी। तो फ्रेडरिक हाइक ने मिनिमल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया, उसने एक बुक लिखी द रोड टू सर्विट्यूड, और उसमें उसने कहा कि भाई ये तो राज्य इतना पावरफुल है कि लोगों को दास बना लेगा। तो ये बात मध्य वर्ग को समझ में आया कि हाँ यार ये सही कह रहा है, ये जो केन्स है वो बहुत ताकतवर राज्य बना दिया है। और उसी समय मार्गरेट थैचर थी ब्रिटेन में, वो बड़ा प्रभावित हुई फ्रेडरिक हाइक से कि बिल्कुल सही कहा। इधर मिल्टन फ्रीडमैन मोनेटिस्ट था। मोनेटिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा कि देखिए केन्स ने बहुत गलत डायग्नोज किया। 1929-30 की जो आर्थिक मंदी आई थी वो मांग में कमी के कारण नहीं आई थी, बल्कि जो सेंट्रल बैंक है उसने मुद्रा का प्रवाह अर्थव्यवस्था में कम कर दिया था। तो मुद्रा का प्रवाह कम होने के कारण अर्थव्यवस्था में मतलब मंदी की स्थिति आ गई, लोगों के पास मांग की कमी नहीं थी। इसलिए अगर सेंट्रल बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रवाह को बढ़ा देगा तो मांग बढ़ जाएगी, तो खुद अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। केस ने उसको काउंटर किया। केस ने कहा कि नहीं, आप गलत हो। अगर लोगों को अपना प्रॉफिट नजर नहीं आएगा, लोगों में जब तक एक एनिमल स्पिरिट इन्वेस्टमेंट की मेंटालिटी नहीं आएगी, तो तुम 0% इंटरेस्ट पर भी तुम अगर लोन दोगे तो लोग लोन नहीं लेंगे। तुम मुद्रा प्रवाह किसको करोगे? तुमको आगे पूछता है कि अच्छा एक बात है कि क्रेडिट कार्ड के आप लोगों को आता होगा कि नहीं, हालांकि आप लोगों को स्टूडेंट देखेगा तो देगा नहीं, लेकिन धोखे से आता ही होगा मोबाइल पर कि आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए अमुक बैंक का, जीरो इंटरेस्ट पर आता है कि नहीं? तो हर जगह जीरो इंटरेस्ट नो 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 कहते हुए क्यों लोन ले शौक से? तो सवाल ये उठता है कि जीरो इंटरेस्ट पर भी तुम लोन दोगे तब तक लोग लोन नहीं लेंगे जब तक उनकी मानसिकता निवेश की नहीं। और निवेश की मानसिकता तब बढ़ेगी जब सरकार खुद निवेश के लिए आगे आएगी। जब सरकार आगे आएगी तो एनिमल स्पिरिट को प्रोत्साहन मिलेगा, और तब जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है वो आगे आएंगे, तब इकोनॉमी में डिमांड उठेगा। केवल मुद्रा प्रवाह से इकोनॉमी में डिमांड नहीं उठेगा। कल तुम्हारा दैनिक जागरण में एक आर्टिकल दिया था ना, वो सेंटर पर जो पहला पेज पर जो उसके ऊपर दिया हुआ था, वो क्या कह रहा था? वही तो वो भी कहने रहा था कि लोगों का निवेश की मानसिकता नहीं बन रही। गवर्नमेंट है वो खपत पर खर्च कर रही है, और जो गवर्नमेंट है उसका खपत पर ज्यादा खर्च हो रहा है, और उसी गवर्नमेंट का खर्च वो कहा कि पूंजी व्यय पर नहीं हो रहा है। वहां पर पूंजी व्यय होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, उसके बदले वो खपत पर ज्यादा खर्च कर रही है। और जब तक गवर्नमेंट निवेश के लिए आगे नहीं आएगी, हाईवेज नहीं बनाएगी, तब तक सीमेंट नहीं बिकेगा। याद है ना वो लिखा है ना वो सब। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस को समझते हो, जब ये सब समझ जाओगे तो फिर पेपर के आर्टिकल्स को भी बेहतर ढंग से समझने लगो। इसलिए मैं बहुत भरोसा करके, देखो तुम लोग को ये लगता होगा क्योंकि तुम लोग का जो पढ़ाई का है तो हम मान के नहीं चलते ना, बच्चा लोग का तुमको स्वेच्छा से कुछ लिखने की स्थिति में नहीं आ पाओगे ना, जब तक उन सब चीजों को थोड़ा सोचोगे नहीं, समझोगे नहीं, एक दूसरे से लिंक नहीं करोगे। तो यही इसी कारण से लोग फेल कर जाते हैं। जैसे अगर तुमको समझ में अगर चीजें आ जाएगी ना, तो एग्जाम हॉल में कलम उठाओगे, एडमिट कार्ड, कलम और तुम तीन ही लोग वहां रहोगे। उसके बाद अपने से पॉइंट बना बना के लिखोगे, क्वालिफाई कर जाओ। वहां खुद से लोग लिख नहीं पाते ना, लोग समझते हैं कि कोचिंग वाले कर देंगे। और कोचिंग वाले क्यों करेंगे? उनका पहले खुद का बहुत का क्लियर, बहुतों का खुद नहीं होता है। और दूसरी बात ये होती है कि बच्चा कैसे समझे, ये भी एक समझ चाहिए। क्योंकि बच्चा को तुमको बेसिक से लेकर चलना पड़ेगा ना, बेसिक से उसको समझाना होगा, देखो भाई ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है। तो जहां भी तुमको अपॉर्चुनिटी मिले कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, पहला बल तुम कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर दो। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो तुम्हारा सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, क्योंकि तुम उस वक्त, हाँ लेकिन अभिव्यक्ति पक्ष चाहिए, थोड़ा सा लिखना उखना आप सीख लो। तो ये इनका तर्क ये था। खैर एनीवे, केन्स महोदय गए। अब 30 वर्ष का काल आया। फ्रेडरिक हाइक और मिल्टन फ्रीडमैन, ये भी 30 वर्ष तक चले। 2008 की जब आर्थिक मंदी आई तो इनका भी गर्दन पकड़ा गया कि भाई आप भी तो थे, क्या कर दिए इकोनॉमी को। तो ये लोग अब क्या बोलते हैं पता है कि नहीं, हम नहीं इसके कारण है। केन्स जो इन्फ्लेशन क्रिएट करके चला गया था 30 वर्ष पहले, उसी का खामियाजा भी आ रहा है। वो केन्स को दोष दे रहे हैं, हम लोगों का नहीं है। हम लोगों का सिस्टम ठीक चल रहा था। केन्स ने इस इकोनॉमी को इतना डिस्टॉर्ट कर दिया था कि उसको सुधारते सुधारते भी फिर वो ऐसे। अभी तो देखो फेडरल रिजर्व अमेरिका में मुद्रा, फेडरल रिजर्व का जानते हो ना, वो ईजिंग जो बोलते हैं, फेडरल रिजर्व वहां पर मुद्रा का प्रवाह अर्थव्यवस्था में देता है। नहीं, फेडरल रिजर्व वहां पर देखते हो कि जब फेडरल रिजर्व जब घोषित, जब अपना वो क्वांटिटेटिव ईजिंग जब बंद करने लगता है तो दुनिया भर में हाहाकार मच जाता है, क्योंकि भारत से डॉलर निकलकर फिर अमेरिका में चला जाएगा। पता नहीं तुम लोग गौर करते हो इस चीज को कि नहीं।
तो उस सब एक दूसरे से लिंक है, इकोनॉमी वगैरह है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। तुमको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा अगर समझ में आने लगेगा, और जब तक समझ में नहीं आएगा ना तो मजा नहीं आएगा, फिर कष्ट होगा। तो आप ये बताओ, आर्थिक उदारीकरण तुम लोग समझ गए, केंसियन अर्थशास्त्र समझ गए, तेल संकट समझ गए, तेल संकट के कारण केंसियन अर्थशास्त्र का पतन कैसे हुआ समझ गए। बाकी मैंने रिटर्न दे दिया है, उसको घर पर पढ़ते रहना। अब जहां पर तुम लिख रहे थे, कलम उठाओ।